זה הדבר הפסיכי הזה? נופל עלינו טילים. נופל עלינו טילים. डॉक्टर उसे भयभीत होकर देख रहे हैं। लड़की के चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क पिघल रहा है। उसकी त्वचा से धुआं निकल रहा है। बाल पहले ही जल चुके हैं। चेहरा पीला, गर्दन और हाथ काले पड़ चुके हैं। और तो और जब डॉक्टरों ने जल चुकी स्किन को हटाने की कोशिश की तो उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। इस लड़की पर फास्फोरस बम से हमला हुआ था। वही फास्फोरस जिसका युद्ध में कई बार इस्तेमाल हुआ। और अब आरोप है कि इजराइल ने लेबनान पर फास्फोरस बम गिराए हैं। इजराइल वर्सेस ईरान केमिकल के बम की एंट्री क्या हो चुकी है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया। आपको याद होगा इस सप्ताह की शुरुआत में इजराइल ने कहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में वो घुसेगा और जमीनी छापेमारी शुरू करेंगे। अब एक के बाद एक इजराइल यही काम कर रहा है। इजराइल ने बेरूत में भीषण बमबारी की है। इजराइल की सेना दावा कर रही है कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में सटीक हवाई हमले किए हैं और बहुत नज़दीक से निशाना साधकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। पलक झपकते ही इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। जो भाग सके वो भागे, जो नहीं भाग सके वो मलबे में दब गए। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध में लेबनान पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें भयावह हैं। बुधवार देर रात इजराइल के हवाई हमले ने लेबनान की राजधानी बेरूत को फिर निशाना बनाया। शहर के सिटी सेंटर के पास एक इमारत पर बम गिराए गए। हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार है जब इजराइल ने मध्य बेरूत पर हमला किया है। बशोरा जिले में कम से कम 6 लोग मारे गए और 7 घायल हो गए। यहां के लोगों ने हमले के बाद सल्फर जैसी गंध की सूचना दी, जिसके बाद इजराइल पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। आपको आगे बताएंगे फास्फोरस बम क्या है, क्यों इतना खतरनाक है, मनाही के बावजूद क्यों बार बार युद्ध में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि युद्ध का दायरा कितना बड़ा होता जा रहा है। आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि इजराइल कैसे 7 अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त युद्ध लड़ रहा है। पहला मोर्चा है वेस्ट बैंक। यहाँ से इजराइल पर हमले कम ही होते हैं, लेकिन इजराइल यहाँ अपना सैन्य अभियान चलाता रहता है। दूसरा मोर्चा है लेबनान। जैसा कि आप देख रहे हैं, इजराइल इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत समेत देश के अलग अलग हिस्सों पर हवाई हमले तो कर ही रहा है, दक्षिणी लेबनान में घुसकर जमीनी छापामारी भी कर रहा है। तीसरा मोर्चा है सीरिया। सीरिया में ईरान की मदद से मौजूद संगठनों के खिलाफ इजराइल ने हवाई हमले किए हैं, जिसमें कईयों की जान चली गई है। चौथा मोर्चा है इराक, जहां ईरान समर्थित शिया मिलिशिया के साथ इजराइल का संघर्ष चलता रहता है। पांचवा मोर्चा है गाजा। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा की तरफ से हमास के हमले के बाद इजराइल ने पहले ही यहां पूरी ताकत झोंक रखी है। छठा मोर्चा है ईरान। ईरान और इजराइल के बीच अब पूरी तरह से युद्ध जैसे हालात हैं। और 7वां मोर्चा है यमन।
यमन और इजराइल के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है। बीच में पूरा सऊदी अरब और जॉर्डन है। फिर भी इजराइल का यमन के हूथियों के साथ संघर्ष जारी है। जिस युद्ध का आकार इतना बड़ा है, वहां फास्फोरस बम की एंट्री हो जाए तो नतीजा कितना भयावह होगा, आपको आगे बताएंगे। लेबनान और इजराइल के वॉर से जुड़ी खबर दिखा रहे हैं। जिस वक्त लेबनान के आसमान पर धुआं फैला हुआ था और ज़मीन पर चीख पुकार मची थी, क्या उस दौरान इजराइल ने कुछ ऐसा किया जिसे युद्ध के मैदान में नैतिक नहीं माना जाता? क्या इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है? वो फास्फोरस बम जो इंसान को या तो मार देता है या फिर जीने लायक ही नहीं छोड़ता। क्या इजराइल युद्ध को लेकर तय इंटरनेशनल मानकों का पालन नहीं कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। बेरूत का आसमान काला हो गया, चारों ओर धुआं। इजराइल ने इसके पहले लेबनान पर ऐसा हमला नहीं किया था। अब की बार हिजबुल्लाह के गढ़ में शहर के बीचों बीच हमला हुआ है। वे कह रहे हैं कि यहाँ जमीनी घुसपैठ होगी। हम अपने देश को गिरने नहीं देंगे। हमारे देश का सिर हमेशा ऊंचा है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के आखिरी दिन तक लड़ेंगे। हम शांति की इच्छा से जीना चाहते हैं। हम खून बहा रहे हैं। वे हमारे घरों को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, वे लेबनान में प्रवेश नहीं कर सकते। ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। वे जमीनी ऑपरेशन में नहीं लड़ सकते। वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। ये असंभव है। वे ये जानते हैं। ये सब सिर्फ बातें हैं और वे जानते हैं कि वे वैसा करने में असमर्थ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, खुली बाहों से स्वागत करते हैं। हम ही हैं जो उनके प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेबनान के सिंगर मोइन शरीफ की बात सुनिए और अंदाजा लगाइए, जब हमला हुआ तो दृश्य कितना भयानक रहा होगा। तड़के 3 बजे मैंने बच्चों को कार में बैठाया। ठीक से कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं था। मैंने घर से कोई सामान भी अपने साथ नहीं रखा। बच्चों के साथ मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। भगवान का शुक्रिया। लेकिन सभी लोग मोइन की तरह खुशकिस्मत नहीं रहे। इस हमले में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। खबर यह भी है कि बेरूत पर हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये हड्डियों तक को गलाने की क्षमता रखता है। इसके संपर्क में आने से इंसान की जान भी जा सकती है। मौत नहीं भी हुई हो तो लोग बुरी तरह जल जाते हैं। शरीर पर सफेद फास्फोरस की जरा सी मात्रा गिर जाए तो हवा के संपर्क में आते ही आग लग जाती है। फास्फोरस जहां गिरता है वहां की ऑक्सीजन सोख लेता है। आग से नहीं जले तो दम घुटने से मौत हो सकती है। फास्फोरस त्वचा से होते हुए खून में पहुंच जाता है और हार्ट, लीवर, किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फास्फोरस बम को लेकर नियम क्या कहते हैं? नियम ये है कि आम लोगों की मौजूदगी में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। ये नियम 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में बनाया गया था। अगर ऐसा है तो इजराइल ने इसका पालन क्यों नहीं किया? ज्यादातर कहा जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो आता है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, उसके अंदर यह व्हाइट फास्फोरस फिगर करता है। उसके अंदर इसे कंट्रोल यूनाइटेड नेशंस या बाकी लोग करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि उसका प्रोटोकॉल में है, उसका सदस्य इजराइल नहीं है। तो इसलिए अगर आप उसके किसी भी ट्रीटी के आप सदस्य नहीं है तो आप पर उस तरह की नैतिक जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। आप या जिसे कहते हैं कि आपके कंप्लायंस का इश्यू नहीं, कानूनन कंप्लायंस का इश्यू नहीं रह जाता है। तो ये लगातार बातें उठते रही है। काफी इस पर कंसर्न्स हर जगह यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह किया गया है। अमेरिका और नाटो के सैनिक सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल धुएं की दीवार तैयार करने में
या पुराने बंकरों को नष्ट करने के लिए करते हैं। उनका दावा है कि इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सफेद फास्फोरस का आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करना मना है। बावजूद इसके फास्फोरस बम से आबादी को नुकसान न हो, इसका दावा नहीं किया जा सकता। इस बुलेटिन में हमने आपको उस अफगान लड़की के बारे में बताया था जिसकी जिंदगी फास्फोरस बम के हमले में तबाह हो गई। 10 जून 2009 की तस्वीर देखिए। रजिया तब 8 साल की थी। वो काबुल के उत्तर में बगराम एयरबेस में अमेरिकी सैन्य अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई है। कोई महीने भर पहले रजिया को अस्पताल ले जाया गया था, क्योंकि वो तागाब घाटी में अपने घर पर एक सफेद फास्फोरस के गोले से हुए हमले में बुरी तरह जल गई थी। फ्रांसीसी सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई में उसकी 2 बहनों की मौत भी हो गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि फास्फोरस बम से जले जिन पीड़ितों के शरीर का 50% से ज्यादा हिस्सा जल जाता है, वो बच नहीं पाते। रजिया के शरीर का 40 से 45% हिस्सा जला था। बाल रोग विशेषज्ञ कैप्टन ऑटम रिचर्ड्स ने पहली बार रजिया को ऑपरेशन रूम में देखा। उन्हें लगा ये बच्ची नहीं बच पाएगी। उसकी त्वचा पर सफेद पाउडर लगा हुआ था। शरीर में आग की लपटें निकल रही थी। सोचिए कितना खतरनाक होता है सफेद फास्फोरस बम। तो युद्ध के बीच सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा। इजराइल रुक जाएगा या आगे बढ़ेगा, और अगर आगे बढ़ेगा तो कहां तक बढ़ेगा। क्या वो ईरान पर हमला करेगा, क्या वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो अमेरिका की भी अनसुनी कर देगा। सवाल उठता है कि युद्ध अब किधर जाएगा। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता। ऐसे में जरूरी है कि ईरान के जिस हमले के बाद हालात बिगड़ गए, उसे भी एक बार समझ लिया जाए। ईरान ने इजराइल के कुल 6 ठिकानों को निशाना बनाया। पहला निशाना बनाया गया मध्य इजराइल के इलाके को, जो सामरिक और आर्थिक लिहाज से इजराइल के लिए बेहद अहम है। दूसरा निशाना तेल अवीव को बनाया गया, जहां स्कूल और रेस्टोरेंट बड़ी संख्या में हैं। ईरान की मिसाइलें जेरूसलम के आसमान पर भी देखी गई, लेकिन इजराइल का दावा है कि ज्यादातर को हवा में ही खत्म कर दिया गया। इसी तरह ईरान ने हाइफा को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि इजराइल का प्रमुख आर्थिक शहर है। इजराइल के गैलीली शहर में भी ईरान की मिसाइल गिरी, जो कि लेबनान के दक्षिणी हिस्से से सटा होने के चलते अहम है। इसके अलावा उत्तर इजराइल पर भी ईरान ने निशाना साधा था। इजराइल है और ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान लगभग न्यूक्लियर पावर है, उसके पास 93% उसने एनरिचमेंट कर लिया। इसीलिए जो बाइडेन इजराइल को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर ना हमला किया जाए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे हमला होता है तो ये सिर्फ इसके लिए 5000 या 2000 या 4000 न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं होती। एक इधर से और एक उधर से, उसी में काफी कुछ खात्मा हो जाता है। और इससे जो रेडिएशन होंगे, आप ये सोचिए कि देखिए कि ईरान के पास नारंज में यूरेनियम 238 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ पीरियड 7.5 मिलियन ईयर्स होता है। इसका मतलब कि अगर वहां पर कुछ हुआ और रेडिएशन फैला तो न सिर्फ ईरान बल्कि इराक, इजराइल, सारा मध्य पूर्व और एशिया के भी कई देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। इस बीच इजराइल ने चेतावनी दी है कि उसके पास मध्य पूर्व में किसी भी लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है। तो इजराइल किधर जा रहा है? क्या तस्वीर बन रही है? युद्ध बढ़ेगा या थम जाएगा? जो अप्रैल में भी ऐसा ही हालात हुए थे। अप्रैल में 300 प्रोजेक्टाइल्स दागी गई थी ईरान की तरफ से, परंतु जो इजराइल की तरफ से हमला था बिल्कुल प्रोफॉर्मा था, क्योंकि दोनों देशों में कोई नहीं चाहता था जो इसका दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूं अभी तक, क्योंकि इजराइल ने इसका जवाब नहीं दिया है, 36 घंटे हो चुके हैं, इसका जवाब नहीं दिया है, तो उसके ऊपर या तो दबाव है जो आप इसका अगर जवाब देंगे तो दीजिए, परंतु इतना ज्यादा
भयानक और विध्वंसक जवाब मत दीजिएगा। इस बीच युद्धग्रस्त देशों में रह रहे भारतीयों के घर वाले यहाँ देश में अपनों की सलामत के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। बाराबंकी के कई युवक रोजी रोटी की तलाश में इजराइल गए थे। 1 अक्टूबर की रात तेल अवीव में एक के बाद एक ईरानी मिसाइल के हमले ने उनको दहला दिया है। जानकारी है तो गोला बारूद चल रही है वहाँ का जानकारी हुई है कि और बच्चे बचने के लिए भाई सारा कुछ बचता है। 3 मिनट पहले तो बंकर में घुस जाते हैं। तो सायरन बजता है। हाँ, सुविधा वहाँ है, लेकिन फिर भी दिल में दगदगी तो है ही है। जो लड़ाई चल रही है। कितने दिन पहले गए थे? गया है 3-3.5 महीना पहले गया है। जाहिर है हजारों परिवारों की रात की नींद उड़ी हुई है। भारत के सामने अपने लोगों को सुरक्षित रखने की चुनौती भी है और कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ते को सहेजने की चुनौती भी।